उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। राज्यपाल की भी नियुक्त राष्ट्रपति करता, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखना। चौथी अनुसूची में क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीट है? नहीं है। तीसरे कौन है? कहां है? तमिलनाडु में। चौथे पे कौन है राज्यसभा में? तीसरी अनुसूची में क्या है बेटा? अरे तीसरी मैं पूछ रहा हूं, क्या लिखा हुआ है तीसरी अनुसूची में? है? तीसरी अनुसूची में है शपथ का प्रावधान। कौन किसको शपथ दिलाएगा, किस चीज की शपथ लेगा, ध्यान रखना। पांचवी में क्या है जी? पांचवी अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। छठी अनुसूची में क्या है? कौन चार राज्य हैं? हाँ, असम है, मेघालय नहीं है, असम है। अच्छा, अच्छा मेघालय लिखा दिए थे, असम है। असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है, मणिपुर नहीं है। अच्छा, अच्छा मिजोरम गलती से हो गया होगा। हाँ असम कर लीजिए। हाँ अच्छा, वो दिमाग से उतर गया। मिजोरम नहीं है। अब मणिपुर नहीं, सॉरी मणिपुर नहीं है, मिजोरम में है, मणिपुर नहीं है। आठवीं अनुसूची में क्या है जी? हाँ? मूल संविधान में कितनी भाषा थी? हाँ? 8। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भारत के किस राज्य में बोली जाती है? सिंध प्रांत भारत में है? हाँ? वहां कहां सिंधी बोली जाएगी? ये गुजरात के जो है सटा हुआ सिंध से उस क्षेत्रों में कहीं कहीं बोली जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी राज्य में भारत में सिंधी नहीं बोली जाती, शामिल कर दिए थे उसमें। जैसे भारत में ध्यान रखिएगा सिंधी शामिल तो है, लेकिन किसी राज्य में सिंधी नहीं बोली जाती मूल रूप से। वही गुजरात का जो बॉर्डर है पाकिस्तान सटा हुआ सिंध क्षेत्र, उसी क्षेत्र में कहीं कहीं लोग सिंधी बोलते थे। ठीक है। हाँ, 2003 में कौन कौन भाषा जोड़ी गई? हाँ, डोगरी मैथिली। डोगरी कहाँ की भाषा है? कहाँ डोगरी बोली जाती है? भाई साहब जम्मू में बोली जाती है, जो जम्मू है वहां भाषा है डोगरी। कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है। बोडो कहाँ की भाषा है जी? हैं? असम। मैथिली बिहार में है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब बिहारी भाषा है, ध्यान रखना, समझे। मलयालम कहाँ बोली जाती है जी? और केरल क्या बोली जाती है? हैं? कन्नड़ है। अच्छा, बड़े जानकार तुम लोग हो जी।
मलयालम केरल की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की है, और तमिल तमिलनाडु की है। उल्टा पुल्टा मत बताया करो। और तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है। हाँ, कोंकणी पूछे गोवा और महाराष्ट्र की भाषा है। गोवा में भी बोली जाती है कोंकणी, और महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों में कोंकण जो क्षेत्र है वहां कोंकणी बोली जाती है। मलयालम केरल की भाषा है। जब बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो कोई ऐसे दे देगा कि मलयालम कहां कहां बोली जाती। मलयालम दो जगह बोली जाती मुख्य रूप से, एक केरल, दूसरा लक्षद्वीप। संथाली झारखंड की भाषा है। संथाली संथाल क्षेत्र में झारखंड बोली जाती है। हाँ हाँ, कल हम लोग 10वीं अनुसूची तक पढ़े थे। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। रोकने का है कि बनाने का है? दल बदल रोकने का प्रावधान है। मान ले आपसे पूछ दे कि जो दल बदल है, रोकने का प्रावधान 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? ये राजीव गांधी जी की सरकार ने लाया था। क्योंकि भारत में क्या हो रहा था, लोग पार्टियों के सिंबल से चुने जाते थे और पार्टी ही बदल लेते थे। आज इस पार्टी में दूसरे में भाग गए, दूसरे पार्टी में सदस्य बने रहते थे। तो इसी को रोकने के लिए दल बदल का प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। लेकिन उस समय ये कंडीशन रखी गई थी, यदि पार्टी के सदस्य 1/3 से अधिक विधायक या सांसद टूट जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी, वो अलग पार्टी मान लिए जाएंगे। लेकिन अभी इसी में संशोधन किया गया, 91 संविधान संशोधन 2003, कि अब पार्टी के 2/3 से अधिक विधायक या सांसद टूटेंगे। विधायक सांसद यानी विधानसभा के मेंबर या विधान परिषद मेंबर या सांसद टूटकर अलग पार्टी बनाएंगे, तब तो इनकी सदस्यता बचेगी। और इससे कम है तो सदन का, जिस सदन का ये सदस्य होंगे, मान लो विधानसभा के मेंबर हैं तो विधानसभा का अध्यक्ष इनकी सदस्यता समाप्त करेगा। अगर लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का अध्यक्ष समाप्त करेगा। अब इसीलिए 91 संविधान संशोधन में इसको 2/3 मेजॉरिटी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ 1/3 था, इसमें 2/3 कर दिया गया। दोनों बदलाव किया गया, ध्यान रखिएगा। 92वां में 4 भाषा शामिल थी। 91 संविधान संशोधन 2003 में 2 बातें मुख्य थी, ध्यान रखना। इसको बहुत बार बार एग्जाम पूछता है। एक था कि केंद्र सरकार में लोकसभा के 15% मंत्री बनेंगे। जो लोकसभा है उसके 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे। और राज्यों में विधानसभा के 15% मंत्री बनेंगे। 15% मंत्री बनाए जाएंगे। जैसे भारत में लोकसभा की सीट है 543, इसके 15% ही मंत्री बनेंगे इस संविधान संशोधन के द्वारा। कितने मंत्री बनेंगे केंद्र में? अरे 15 कितने होंगे 15% पर? जब निकाल दिखाइए, 60-62 होगा। फिर निकाल दिखाइए, जब गणित पढ़ते हैं। कितना? मैंने कहा 543 का 15% कितना होगा? भाई 543 लोकसभा की सीट है,
इसके 15% ही मंत्री बनेंगे। फिर निकालो। अरे भाई 15 पचे 75 तो वैसे मंत्री बन जाएंगे हैं। हमको तो गणित नहीं आती। यानी केंद्र में अधिकतम 82 मंत्री बन सकते हैं 82। अब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है, इसके 15% मंत्री बनेंगे, कितने हो जाएंगे? 61 बनेंगे। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था, पीसीएस के प्रश्न आया था कि 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्र में 15% मंत्री बनेंगे लोकसभा के, तो कितने मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है? समझ गए? तो इसमें देखिए दो संशोधन हुआ था। एक तो संशोधन किया गया कि लोकसभा और विधानसभा के 15% ही मंत्री केंद्र और राज्यों में बनेंगे। दूसरा संशोधन किया गया कि अब दल बदल के लिए अगर सदस्यता बचानी है सदस्यों की, तो 2/3 से अधिक विधानसभा या लोकसभा के सदस्य अगर टूटकर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहेगी, और इससे कम होते हैं तो उसका जो अध्यक्ष होगा सदन का, इनकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। पहले यही 52वां संविधान संशोधन में 1/3 था, ध्यान रखिएगा। बात पूरी समझ गए नहीं? चलिए अगले पे आते हैं। देखिए 11वीं अनुसूची देखिए जिसमें पंचायत है, जिसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायत भारत में प्रभावी किया गया। 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायत भारत में प्रभावी किया गया। जिसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। जैसे ग्राम में पंचायतें 29 विषय पर काम करेंगी, पंचायतों को 29 विषय सौंपा गया। विषय कार्य वर्क, क्या क्या पंचायतें काम करेंगी गांव में, तो पूछ देता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को कितने विषयों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया था। देखो यह भाग 9 में, संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए प्रावधान है। भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए प्रावधान है। लिखे त्रिस्तरीय से आशय है ग्राम पंचायत, खंड या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, का प्रावधान होगा।
जिसमें लिखेगा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा। प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाएगा। जबकि क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा। काहे शब्द लिखे हो बताओ जरा, ये शब्द क्यों लिखे हो? अरे यही भाई, हम प्रधान का भी चुनाव हो रहा है। जनता, गांव की जो जनता होगी, ग्राम पंचायत की जनता होगी, वो प्रधान को डायरेक्ट चुनेगी। लेकिन ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत प्रमुख को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। हाँ भैया, जब पहले बीडीसी का चुनाव होगा, जो बीडीसी होंगे वो प्रमुख को चुनेंगे। देखिए, इसको समझ लीजिए, जहां जनता डायरेक्ट किसी पद पर चुन रही है तो प्रत्यक्ष होगा। जहां जनता डायरेक्ट नहीं चुन रही है अप्रत्यक्ष होगा। जैसे आपसे मान ले प्रश्न करते, प्रधानमंत्री जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता, अप्रत्यक्ष क्यों? भाई, आप प्रधानमंत्री के लिए तो वोट देने गए नहीं थे, कभी गए थे? आप लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, अब लोकसभा का मेंबर प्रधानमंत्री को चुनता है। अप्रत्यक्ष। लोकसभा के सदस्य को प्रत्यक्ष चुना जाता, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य प्रत्यक्ष चुना जाता, अप्रत्यक्ष। क्यों? जनता वोट नहीं कर रही है। क्योंकि हमारे यहां लिखा गया डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है। ये सब दिखा रहा था ना, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें है? जनता में। और जनता ही चुनती है। इसीलिए डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी परिभाषा बेटा है कि संप्रभुता।
सबसे बड़ी होती जनता में है। जनता ही सरकार को बनाती है और जनता ही सरकार को हटाती है। समझ रहे मेरी बात? जैसे अभी आप बिहार के लोगों ने वोट दिया है, अगर नीतीश कुमार से सहमत होंगे नीतीश कुमार को पुनः रिपीट करेंगे, अगर नहीं सहमत होंगे तो कल देखिएगा सरकार बदल जाएगी। तो संप्रभुता किसमें थी? बिहार की जनता में थी। संप्रभुता किसमें? बिहार की जनता में। इसीलिए लिखा जाता है लोकतंत्र में संप्रभु कौन होता है? जनता। ठीक बात समझ गए पूरी कहानी? देखिए 73वां संविधान संशोधन इस उद्देश्य से किया गया था, एक कमेटी बनी थी, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 समितियां हैं, इसको भी इसी समय नोट कर लीजिए। एक पहली बनती है बलवंत राय मेहता समिति, मेहता, यह समिति बनती है 1957 में, बलवंत राय मेहता बनती है। फिर दूसरी आती है अशोक मेहता समिति, ये बनती है 1977 में, अशोक मेहता। तीसरी बनती है केबीबी राव समिति, ये बनती है 1985 में। फिर बनती है पीके थुंगन समिति, ये बनती है 1986 में। और पांचवी बनती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये बनती है 1988 में। यही पंचायतों के लिए 5 समितियां आज तक भारत में गठित हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन हो गई? बलवंत राय मेहता, याद रखिएगा। इसकी सुझाव पर भारत में ही 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर से की गई थी। इसका उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। दूसरा था अशोक मेहता, ये जनता पार्टी की सरकार ने गठित किया था, इसमें बदलाव किया गया था। इस जो ग्राम पंचायत को समाप्त करने की बात किया गया था, जो ग्राम पंचायत है, इसमें कहा था 2 ही चरण होगा, एक खंड पंचायत, दूसरा जिला पंचायत। केबीबी राव समिति जो बनी कि पंचायतों को विकेंद्रीकरण प्रदान किया जाए। पीके थुंगन समिति जो थी, इसी ने सुझाव दिया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पूछ देता है कभी कभी कि भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने पहली बार सुझाव दिया, तो उसका नाम आता पीके थुंगन समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी ने ही ये समिति जो थी, ये 73वां संविधान संशोधन पेश किया था, उन्होंने ही पेश किया था। तो भारत में आज तक पंचायतों के लिए 5 समितियां गठित है, ध्यान रखिएगा। ये कभी कोई दे देता है, किसको क्रम से लगाएं या कौन सी पंचायत से समिति नहीं है। समझ में आई बात? अगला आते हैं 1992 में पेश किया गया था, पारित हुआ था 93 में, और 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू कर दिया गया, पूरे भारत में। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 92 में पेश किया गया था। जब इसको लागू किया जाता है अमूमन, तभी इसको प्रावधान माना आता है। अगला आते हैं, देखिए 12वीं अनुसूची, देखिए इसमें नगर पालिका है, देखिए 74वां संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ, और इसे भाग 9
का, या लिखा रहेगा ए, अनुच्छेद 243 में ही प्रावधान है, प्रावधान है। इसमें विषय जोड़े गए 18 विषय। जैसे देखिए कोई प्रश्न कर देगा कि पंचायतें कितने विषयों पर काम करेंगी, 29 विषय हो जाएगा। नगर पालिका कितने विषयों पर काम करेगा, 18 विषय काम करेगा। ये लिखा रहता है बुकलेट में क्या क्या नगर पालिका का काम है, क्या क्या पंचायतों का काम है, इसका प्रावधान इसी भाग में पूरा उसका उल्लेख है, इसलिए बुकलेट आती है। और दोनों को मिलाकर हम कहते क्या है, स्थानीय निकाय। जैसे शब्द आएगा स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय से मतलब होता पंचायत और नगर पालिका। जैसे कभी प्रश्न आपसे करे कि स्थानीय निकाय से आशय क्या है, पंचायत और नगर पालिका के बारे में। स्थानीय निकाय शब्द का, स्थानीय स्वशासन शब्द का लोकल गवर्नमेंट की बात जो की जाती है, इसी 11वीं और 12वीं अनुसूची में लोकल गवर्नमेंट का प्रावधान किया गया। इनका ये कहना था सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, निचले स्तर पर सरकार को बनाया जाए। भाई हर आदमी अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री तक नहीं जा सकता, तो गांव में होगी सरकार जिसको प्रधान कहा जाता, जो स्थानीय मुद्दों को सुलझा सके। मान ली सड़क बनवाना है, नाली बनवाना है, तो कहा मुख्यमंत्री जाओ शिकायत करने, हमारे यहाँ नाली बनवा दो। आप अपने गांव के सरकार चुनेंगे, आप प्रधान से कहिए भैया हमारी नाली बनवा दो, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं, हैंडपंप लगवा दो। इसीलिए स्थानीय स्तर पर सरकार को इसीलिए डेवलपमेंट किया गया, और काफी हद तक इसने काम भी किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेईमानी है, बेईमानी तो है, प्रधान तमाम पैसे खा जाता है, लेकिन लोकल स्तर पर पंचायतों ने काम किया है, ऐसा नहीं काम हुआ है। लेकिन होता क्या है, जब हमारा तंत्र ही भ्रष्ट है तो आप कितनी सुधार की उम्मीद करेंगे। कोई प्रधान अभी लड़ेगा चुनाव आने वाला अप्रैल मार्च में, 4 से 5 लाख रुपए खर्च करेगा चुनाव में, तो क्या आप उससे ईमानदारी की उम्मीद करेंगे? भाई गांव का आदमी बिना मुर्गा दारू खाए जो है पिए वोट नहीं देगा, आप कैसे उससे ईमानदारी की बात करेंगे? बताइए, वही 5 लाख खर्च किया तो 5 लाख निकालेगा ना, कोई समाज सेवा करने आया है। तो इसीलिए जो बातें हैं, चलिए कुछ चीजें और लिख लीजिए, तब हम शुरू करें मेन संविधान का स्टीम पावर। देखिए भारत में 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत, ठीक बैठो बेटा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा के द्वारा मंजूरी दी गई। संविधान सभा के द्वारा मंजूरी दी गई। जैसे कभी पूछे कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब मंजूरी प्रदान की थी? 1950। दूसरी बार लिखेगा 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई।
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। और देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन बने। सुकुमार सेन बने देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन बने। सुकुमार सेन शिव कुमार में लिखना, सुकुमार सेन बने। अगला लिखो, 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरा जे कानिया को बनाया गया। जयराम कानिया, उनका पूरा नाम जे कानिया लिख लो। हीरालाल जे कानिया को बनाया गया। कानिया देखिए, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को लेकर 8 बनाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश को लेकर 8 बनाई गई थी। वर्तमान में 34 है। जैसे उस समय 8 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। इस समय एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश है। ये पदों की स्वीकृत संख्या है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब मान ले तुमसे कभी प्रश्न कर दे, इन जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है, तो संसद ही घटा बढ़ा सकती है। यह अधिकार संसद को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों की संख्या घटाने बढ़ाने का काम संसद ही करेगी। अगला इसी लिखो, 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को वर्तमान का तिरंगा झंडा संविधान सभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। वर्तमान का तिरंगा झंडा संविधान सभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। जिसमें जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक झंडा समिति बनाई गई थी। झंडा समिति बनाई गई थी जिसमें नियम बनाया गया कि झंडे की लंबाई गुणे चौड़ाई 3:2 होगी। झंडे की लंबाई गुणे चौड़ाई 3:2 होगी। झंडे का ऊपरी रंग केसरिया होगा
बीच का रंग सफेद पट्टी होगी, और सफेद पट्टी में नीला चक्र होगा। नीला चक्र होगा, नीचे हरा रंग होगा, एक बात और लिखेगा, सुप्रीम कोर्ट के ही दिशा निर्देश पर छब्बीस जनवरी 2002 को भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया। भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया कि वे प्रतिदिन अपने घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, या सार्वजनिक स्थान पर झंडा फहरा सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। एक बात नीचे लिखे, बार बार एग्जाम में फंसाता इसी बात को लिखे, संविधान निर्मात्री समिति में झंडा समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लिखिएगा, संविधान निर्मात्री समिति में झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, अगर लिखा रहा है संविधान निर्मात्री समिति में झंडा समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। उस तरह अगर झंडा समिति की बात करें जो स्वीकार किया गया ये, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी, जो 22 जुलाई 1947 को झंडा समिति। ये क्वेश्चन बताओगे बेटा तुम लोग? भारतीय झंडे का प्रारूप किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया का नाम आता है, क्योंकि इसके पहले क्या था, 2002 के पहले हम झंडा 3 राष्ट्रीय अवकाश पर ही फहराते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो कुरुक्षेत्र के एक सांसद थे नवीन जिंदल, एक सांसद थे कुरुक्षेत्र से चुने जाते थे नवीन जिंदल, जो उद्योगपति भी हैं। जिंदल जो कंपनी है जो सरिया बनाती है, उसकी मालकिन है सावित्री जिंदल, उन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया। केस इनका यह था, मौलिक कर्तव्य में पहला ही मौलिक कर्तव्य लिखा है कि झंडे का सम्मान करें। अभी आप देखेंगे जो फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज है उसमें पहला ही शब्द लिखा है, भारतीय झंडे का सम्मान करें। कि भाई जब तीनों दिन हम झंडा फहराते हैं तो सम्मान तो वैसे करते हैं, तो झंडा भारत के हर नागरिक को प्रतिदिन फहराने का अवसर दिया जाए। भाई हमारे यहाँ तो आप जानते हैं झंडा का हम अपमान नहीं कर सकते, उसका टी शर्ट नहीं बनवा सकते। अमेरिका में टी शर्ट बनवा लेते हैं, पजामा बनवा लेंगे,
वहां चाहे जैसे करें, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आप टी शर्ट बनवा के नहीं घूम सकते, पजामा पहन के नहीं घूम सकते, अंडर गारमेंट के रूप में झंडे, हाँ, स्टिकर बना सकते हैं। झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, झंडा फटा नहीं होना चाहिए, झंडा उल्टा नहीं लटका होना चाहिए। अगर गलत अगर कोई फोटो FIR कर दिया तो जेल चले जाएंगे। देखो बेटा, वो अलग कोई अगर नहीं केस कर रहा है, अगर कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं होता। अरे झंडा फटा है, झंडा उल्टा है, इन्होंने कहा कि दुकानों फटा रहता है, कोई देखो बेटा, दो चीजें, जैसे आज भी 50 पैसे का सिक्का प्रचलन में है, लेकिन दुकानदार नहीं लेता। अगर आप शिकायत करेंगे पुलिस में जाके तब वो कार्रवाई होगी। अब पुलिस तो जाएगी 50 पैसा लेते हो नहीं लेते हो, ये पूछने जाएगी। भाई दहेज सुने, दहेज निरोधक कानून है, और आज दहेज धड़ल्ले दिया जा रहा, लिया भी जा रहा है। जब कोई शिकायत करेगा दहेज का तभी तुम पर मुकदमा चलेगा, FIR होगी। ले तो सब रहे और दे भी रहे, जजों साहब लेते हैं, ये ना सोचे जज साहब नहीं लेते, वो भी लेते अपने लड़के लड़कियों की शादी में। लेकिन जब शिकायत होती है वही मामले की, तब वो केस हो जाता, पुलिस केस हो जाता। तो है तो बहुत चीजें। जब कोई मान ले कहीं झंडा उल्टा लटकाया है, फटा है, आप फोटो खींच डाल दिए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, अभी देखिए तुरंत कार्रवाई होगी। अभी कोई दुकानदार 50 पैसा न ले, अभी देखिए शिकायत कर दी, अभी देखिए, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। वही तो हमारे देश में है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे। अब वो करिश्मा नहीं बांट सकती, ये नहीं बांध सकते, बांधेगा कौन? समस्या ये है, समस्या ये है कि हमारे यहाँ हर आदमी अपनी जिम्मेदारी में बचता है, तो शिकायत कौन करेगा? भाई आप दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, वारंटी गारंटी बताता है, और आप उसको अगर नहीं लेके जाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो कौन ऐसा है जो केस लड़ेगा आपका जाके 100 रुपए बल्ब के लिए? बताइए। तो समस्या यहां ये है, समस्या ये नहीं है। किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रोज पढ़ रहे हैं ना पढ़े तो का दरोगा के बारे में सोच पाएंगे क्या? सबने सोच रहे वर्दी पहन घूम रहे हैं, तो सोच रहे कुछ नहीं हो।